कौन कौन लोग ये कर सकते हैं? तो सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, डीएई, बीटेक, एवरीबडी कैन डू दैट मेरे ख्याल में। अब मैं अगर आपको ये जस्टिफिकेशन के लिए पूछे तो आप भी सवाल का जवाब मुझे बता देंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये आपको जॉब इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि प्लानिंग इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंडस्ट्रियल सारे क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक चीज डिफर करती है भाई, वो एक चीज क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। बाकी सारी चीजें सेम है। और हर इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट जरूरी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जरूरी है, प्लानिंग, ये एक ही चीज के नाम है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो जाए, ऑपरेशन मैनेजमेंट हो जाए, ये एक ही चीज के नाम है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो अपनी अपनी फील्ड के लिहाज से आपके पास आपको प्राइमरी P6 सबको आना चाहिए अगर आप प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर का हिस्सा बनना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स का पता होना चाहिए। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि जो लोग बाद में आए हैं उनको भी इस पॉइंट के बारे में क्लैरिटी आ जाए। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीबडी कैन डू दैट। इवन फ्रेश लेवल पे आपको क्या फायदा होता है? आपको नौकरी मिल जाती है। जो शुरू में मैंने आपको मसला बताया था, शुरू में क्या मसला था कि मुझे हर जगह पे जॉब एड पे एक्सपीरियंस नजर आता है। तो भाई आप स्किल सीखो। बिकॉज लोग जॉब इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको बताओ मेरे पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, आई एम वर्किंग एज अ फ्रेश इंजीनियर, लेकिन मेरे पास स्किल है। ठीक है, स्किल्ड भी ऐसा जो कि बहुत बड़ी हाई डिमांड है। और अगर आपको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर जी हम ये स्किल सीख लेते क्या हमारी नौकरी हो जाएगी? मैं उनको कहता हूं मैं गलत नहीं कहूंगा, हो सकता है आपको 2 महीने लग जाए, हो सकता है आपको 4 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं, बट जॉब नहीं मिलेगी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डिसअपॉइंट होके बस कहें यार ये भी मुझे फायदा नहीं देगा। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं इसी प्राइमरी P6 को सीखकर, इसी स्किल को सीखकर। जिस तरीके में मैं समझाता हूँ ये पांचों चीजें, मैनेजमेंट को कैसे समझना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करके 1 महीने में ऑर्डर पकड़ सकते हैं, $6 बना। और फिर एक्सपीरियंस ऐड होता जाएगा, बजाय इसके कि घर बैठे रहे। हम मोहल्लेदार भी पूछ रहे हैं कि भाई आपकी नौकरी क्यों नहीं हुई, ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हो? फ्रीलांसिंग से पैसे कमा के, वो एक्सपीरियंस काउंट होता है भाई, वो बड़ा इनरिच्ड एक्सपीरियंस होता है। काम वही है जो इंडस्ट्री में जाके करना है, क्योंकि फाइबर अपवर्क पे प्राइमरी P6 के काफी सारे ऑर्डर्स होते हैं, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी को अच्छा करना होता है। मिड कैरियर लेवल इंजीनियर जो बेचारे 3-3 साल से 40,000 रुपया ले रहे हैं, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। गल्फ कंट्रीज के अंदर प्राइमरी P6 की बहुत बड़ी डिमांड है, जो पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किए। एंड नेक्स्ट थिंग, अच्छा यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री का भी पता चल गया, स्किल के बारे में पता चल गया। अब ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कब कहाँ कौन सी चीज सीखनी है। डॉक्टर बताता है ना आपको प्रिस्क्रिप्शन कि भाई सुबह आपने ये दवा खानी है, शाम को ये, दोपहर को ये, वो बड़ी जरूरी होती है तरतीब, वरना खराब हो जाता है काम। तो भाई आपने अगर अब प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर के अंदर आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ यार मैं करना चाहता हूँ मैं ये, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स बनते हैं। ये प्लानिंग इंजीनियर्स होते हैं, शुरू में जूनियर प्लानिंग इंजीनियर होते हैं, फिर प्लानिंग इंजीनियर, फिर सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, और फिर क्या होते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो इसी तरीके से इनकी वो होती है, एक सीक्वेंस होती है स्किल सीखने की। सबसे पहले आपने, चाहे फ्रेश है, एवरीबडी शुड गो फॉर EPC प्लानिंग। अगर साथ में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, केमिकल हैं, तो शटडाउन मैनेजमेंट भी साथ ही सीख लें। और फिर 1-2 साल काम करने के बाद आप EOT एंड डिले क्लेम्स पे सीखें, डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक स्किल है। ठीक है, ये आपने पहले EPC सीखनी है, साथ में 2-4 महीने के गैप के साथ शटडाउन सीख लें, और 1 से 2 साल के गैप के साथ आपने EOT सीखना, तब आपको हेल्प आउट करेगा प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर। ये सारी चीजें जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ना, ये अबू धाबी के अंदर मैं काम कर चुका हूँ एडनॉक के साथ, सऊदी अरब के अंदर मैं काम कर चुका हूँ अरामको के साथ, कतर के अंदर जो एक कतर पेट्रोलियम है, ओमान के अंदर PDO है। तो ये जो क्लाइंट्स है ना, इनके पास जो मेगा प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके मुतालिक मैं बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज को किस तरीके से स्किल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये एक तरतीब है कि आपको एक गाइड करने के लिहाज से। अब सीखते हैं प्राइमरी P6 के ऊपर किस तरह से चीजों को लेके चलना है। इट विल टेक 5 मिनट्स। अच्छा जी, सबसे पहले प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे हमारी किसी कंपनी में नौकरी हो जाती है, सबसे बड़ा होता है कि मैंने सॉफ्टवेयर भी सीख लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैंने कंपनी के अंदर जाके काम करना है, तो मुझे क्या क्या जरूरत होगी। तो मैंने उस तरीके से आपको एक चीज बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं EPC इंडस्ट्री बता रहा था।
आप लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, डिजाइन चाहिए होता है, ड्राइंग्स चाहिए होती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है, सिविल इंडस्ट्री के अंदर है तो उसको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग कहेंगे, मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर है तो उसको पाइपिंग प्लान्स कहते हैं, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के अंदर है तो आपके पास आइसोमेट्रिक या फिर वही पाइपिंग है तो फैब्रिकेशन ड्राइंग्स होती हैं। तो सबसे पहले क्या होती है चीज, प्राइमरी P6 पे काम करने से पहले आपके पास डिजाइन की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, पहली चीज होगी। सेकंड, उस डिजाइन से, जैसे घर का कंस्ट्रक्शन का मैप बनवाया ना, तो पता चलता है इस दीवार के अंदर कितनी ईंटें लगेगी, निकल आता है ना सब कुछ, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सीमेंट कितना लगेगा, रेत कितनी लगेगी। बिल्कुल इसी तरीके से पाइपिंग की ड्राइंग से आपको पता चल जाता है मुझे कितने इंच के कितने पाइप चाहिए, मुझे सीमेंट कितना चाहिए, मुझे ईंटें कितनी। इसको कहते हैं MTO, मटीरियल टेक ऑफ। ये करेगा आपकी कंपनी के अंदर काम QS, क्वांटिटी सर्वेयर, second most important thing। and the third most important thing, estimation for procurement। आपने इस चीज का अंदाजा लगाना होता है, अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए असफाल्ट चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी और कितने टाइम पे मिलेगी, मुझे पाइपिंग चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी, कितने टाइम पे मिलेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइम पे होगी, सेंसर्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, IT चाहिए। किसी भी तरह का आपका मटेरियल अगर प्रोजेक्ट पे रिक्वायर्ड है तो आपने उसकी प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है कि कितनी देर में आप मार्केट से जाके उसको खरीद सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में उन लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिनको इसका आइडिया नहीं है। जब भी आप घर बनाते हैं, खिड़कियां दरवाजे, तो इस तरह की चीजें टाइम लेती है ना। मार्केट में ऐसा तो नहीं है जितना आपने साइज रखा है खिड़की का उतना ही मिल जाएगा, तो आपने उसके इन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनकी पहले एस्टिमेशन करनी होती है। आपकी ये प्रोजेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो ये मटेरियल कंजम्पशन का भी एस्टिमेशन होना चाहिए कि वो कितना चाहिए और कितने टाइम में आपको मिल जाएगा। सीमेंट रेत मट्टी की तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको जो एस्टिमेशन फॉर प्रोक्योरमेंट है, परचेजिंग ऑर्डर ऑफिसर जो है ये आपको हेल्प आउट करता है, बट बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर यू शुड हैव एन आइडिया कि प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट होती क्या है। एंड फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठते हो और हर प्रोजेक्ट पे ऑब्वियसली आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि भाई कंस्ट्रक्शन करनी है किस तरीके से। हर प्रोजेक्ट पे अपनी स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आई वॉज कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इन कराची, दैट विल बी सेम एज आई विल डू इन लाहौर। मे बी मेरी कंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी वहां पे डिजाइन डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, वहां पे सॉइल टेस्ट डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो मुझे ऑब्वियसली अपने उस लिहाज से लेके चलना है, ठीक है ना। मेरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट तरह की आइटम्स हो सकती हैं। कहीं पे मुझे 3 बिल्डिंग्स बनानी है, कुछ छोटे छोटे रोड्स भी बनाने, जैसे मैं एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब काम पैरेलल चल रहे हैं। सो व्हाट मैटर्स, सीक्वेंस, स्ट्रेटजी। प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठेंगे, मीटिंग्स करेंगे, तीनों पार्टीज, क्लाइंट, कंसल्टेंट एंड कंट्रैक्टर, और एक स्ट्रेटजी डिफाइन की जाती है कि आपका प्रोजेक्ट आगे कैसे लेके चलना है, कौन सा कब काम करना है। आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइलस्टोन्स डिफाइन होते हैं तो उसके मुताबिक आपने। एंड द स्कोप मैनेजमेंट, वो BOQ, इसको हम कहते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। ये आपका क्या होता है, MTO, मटेरियल टेक ऑफ। जब आप करते हो डिजाइन से सारी आइटम्स के मुतालिक एक डिस्क्रिप्शन बनाते हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसका सॉफ्ट वर्जन। ये देखें, ये आपका एक BOQ है, ठीक है। कि आपका ये एक प्रोजेक्ट है सिटी डेवलपमेंट का, रोड वर्क्स हैं, स्ट्रक्चर वर्क्स हैं, वाटर सप्लाई नेटवर्क है, वाटर सप्लाई कनेक्शन चैम्बर्स हैं, वाटर सप्लाई RCC वाल्व्स हैं। ये आपका एक BOQ होता है। टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट 332 मिलियन। और अगर मैं इसको आगे मूव करूं, एक मिनट, वन बाय वन, तो आपको इसकी ब्रेकडाउन भी मिलेगा, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास सिविल का रोड कंस्ट्रक्शन का ब्रेकडाउन है। ये देखें, 219 मिलियन। ये पूरी, यानी कि हर आइटम का के मुतालिक उसने दिया हुआ है कि यार ये आइटम होगी, ये डिजाइन से निकाली जाती है, इसका क्वांटिटी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसके एक यूनिट का रेट क्या है, उसको मल्टीप्लाई करके। तो ये 219 मिलियन का मेरा क्या है, रोड वर्क। एंड इफ आई गो बैक इनटू समरी, दैट इज हेयर रोड वर्क 219 मिलियन। और हर एक डिलीवरेबल की एक एस्टिमेशन है, एंड दैट विल गिव मी अ कॉस्ट एस्टिमेशन फॉर माय होल प्रोजेक्ट। सो दैट्स हाउ BOQ हेल्प यू गाइस। यहाँ पे आपको BOQ स्कोप मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैं एग्जांपल दे दूं। यार जब भी हम लिखते थे ना एक मजमून, लाइक एनी सेलिब्रिटी हो जाए, अगर आप शेक्सपियर पे लिख लें, कायदे आजम पे लिख लें, या अपने अपने कंट्री की कुछ सेलिब्रिटी के बारे में, इफ यू आर गोइंग टू राइट एनी ऐसे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू मेक सम समरी, ठीक है। आप उसके अंदर चीजें लिखते हैं। या इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने मार्केट से कोई चीज लेके आनी है, आपकी अम्मी कहती हैं कि ये मुझे चीजें ला दो, तो आप क्या करते हो, वो 15-20 चीजें हैं तो आप लिख लेंगे, याद नहीं रख सकते। तो
आप उस लिखने के अमल को क्या कहते हैं, स्कोप मैनेजमेंट। जो जो चीज लानी है मार्केट में वो सारी चीजें लिख लेनी है, वही चीजें लानी है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लानी। बिल्कुल इसीलिए प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाता है कि ये जो बीओक्यू होता है इसको आप लिख लेते हो प्रॉपर तरीके से। इसका भी मैं डिटेल के अंदर सेशन में बताता हूँ स्कोप मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझें स्कोप मैनेजमेंट को कि मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो लिखूंगा ना डिटेल के अंदर, पूरा प्रोजेक्ट के, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर सिविल के काम है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिर सिविल की डिटेल होगी, सिविल में मुझे स्ट्रक्चर वर्क करने हैं, मुझे रोड वर्क करने हैं, फिर स्ट्रक्चर वर्क की डिटेल, फिर एक्टिविटी लेवल तक मुझे जो सारी चीजें लिखनी है कि उसमें अर्थ वर्क कितना है, उसमें एक्सकवेशन कितनी है, उसमें कंपैक्शन कितनी है, वो सारी चीजें डिटेल, इसको हम कहते हैं स्कोप मैनेजमेंट। और एक कंडीशन होती है, ना कोई काम एक्स्ट्रा होगा, ना कोई काम कम होगा, चाहे आप सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस का, हर जगह पे सेम कॉन्सेप्ट है स्कोप मैनेजमेंट का। ये मैं डिटेल में भी बताता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद भाईजान यहाँ पे आपने इन सारी चीजों को करने के बाद प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे प्राइमरी बाकी चीजों को भी देखना होता है। प्राइमरी P6 के अंदर आपकी बारी आती है, और फिर आपने प्राइमरी P6 के अंदर लॉजिक्स डेवलप करनी होती है। डाटा आ गया आपको बीओक्यू से, डिजाइन से, यहां से वहां से, अब आपने इसको लोड करना है। सबसे पहले स्कोप मैनेजमेंट करेंगे, फिर टाइम के लिहाज से लॉजिक्स जो मैं डिटेल के अंदर अपने सेशन में बताता हूँ वो आप इनको पुट करेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट करेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर टीम के साथ बैठेंगे, ये सारी चीजें आपने डेवलप करनी होती है। ये एक मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको रेसिपी बताई थी, अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि उस रेसिपी को, उस स्किल को सीखने के बाद आपने इंडस्ट्री के अंदर जब काम करना है तो किस तरीके से एक तरतीब बनती है। यहां तक बात समझ आ गई। एंड मूविंग माइलस्टोन्स, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इन कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स होते हैं। माइलस्टोन का मतलब यह है कि आपका क्लाइंट कहता है अच्छा जी मुझे पहले 3 महीने में इतना काम चाहिए, अगले 3 महीने में फिर ये, मतलब कुछ चीजें उसकी तरफ से डिफाइंड होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये जो स्लाइड है ये आपका वे फॉरवर्ड है शेड्यूलिंग की तरफ, प्लानिंग की तरफ। बहुत सारे लोगों की ये आवाज, प्लीज प्लीज ये मेरे पे रहने करें। अब मैं आप लोगों के साथ अगली स्लाइड शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये जितने भी काम है ये करने के बाद प्लानिंग इंजीनियर क्या करता है, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स बनाता है। प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स का मतलब पता क्या होता है, जो आपने ऑफिसेज के अंदर बड़ी बड़ी फाइल्स देखी होती है उनको हम डिलीवरेबल कहते हैं। ये डिलीवरेबल होते हैं डिजाइन के मुतालिक, जिसको हम इंजीनियरिंग भी कहते हैं, प्रोक्योरमेंट के मुतालिक कि मटेरियल कैसे कैसे आएगा, स्ट्रेटजी होती है, कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी होती है। ये मैं आपको जॉब इंटरव्यू की भी तैयारी करवा रहा हूँ भाई। प्लानिंग इंजीनियर जॉब इंटरव्यूज के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं कि प्लानिंग इंजीनियर काम स्टार्ट करने से पहले क्या करेगा, पिछली स्लाइड का जवाब था। और काम उसकी जो एंड रिजल्ट है वो क्या है, वो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। WBS होता है उसका, ये भी डिटेल के अंदर करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। शेड्यूल, CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, कैश फ्लो, एसकर्व्स होते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, लुक हेड प्लान्स होते हैं। यानी कि प्लानिंग इंजीनियर का मैंने वे फॉरवर्ड बताया और ये डेस्टिनेशन बता रहा हूँ कि एंड पे उसने ये सारी चीजें प्रोड्यूस करनी, ठीक है।